इसमें विजय कौशिक जी, आप क्योंकि किस तरह का जो मुद्दा, कौन कौन से ऐसे मुद्दे इसमें हावी रहे इन चुनावों में, दोनों पार्टियों की ओर से आपने पूरे प्रदेश में दौरा किया है? देखिए, सबसे बड़े मुद्दे तो राजस्थान के अंदर महिला उत्पीड़न को लेकर के जिस तरीके से महिला बलात्कार मुद्दा और महिलाओं पे जिस तरीके से कांग्रेस शासनकाल के अंदर जिस तरीके से हावी हुआ और जिस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चितर पितर रही, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर रही। दूसरा सबसे अहम चीज़ कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं, बेरोजगार साथी हैं, पेपर लीक प्रकरण हुआ, इसके अलावा कई सारे मुद्दे जो भ्रष्टाचार है, इस तरीके के लोग बागों को आम सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो सरकार कह रही है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आया वैसे वैसे राजस्थान की जनता समझ चुकी थी कि ये सब लुभावने बातें हैं, ये सब रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। आपको पता हो तो किसी भी शोरूम में आप जाते हो तो वहाँ लिखा रहता है कि 50% छूट और 7% छूट और 70% छूट। जैसे जैसे सरकार का धीरे धीरे चुनावी मोड़ आया वैसे वैसे सरकार ने बहुत सारे लुभावने वादे किए। तो राजस्थान की जनता समझ चुकी थी कि इन सबसे हमें नुकसान होने वाला है और अगर ये सरकार दोबारा आ गई तो निश्चित रूप से आज राजस्थान की जनता के ऊपर जो भार है और जिस तरीके से यहाँ पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं लोगों के, जिस तरीके से इन्होंने बगैर किसी चीज़ के टेंडर करा करके बहुत सारी योजनाओं में ऐसे क्रियान्वित कर दिए जो पैसे की मारामारी पूरे राजस्थान में चल रही है, सरकारी कर्मचारियों को प्रॉपर तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। तो राजस्थान की जनता ने धीरे धीरे जब चुनाव आया तो देखा कि ये सरकार अगर दोबारा आ गई तो 5 साल के अंदर तो बंटाधार हो जाना है और फ्री में जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही है वो कहाँ से क्रियान्वित होगी। और केंद्र सरकार के अंदर निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार दोबारा बनेगी तो दोबारा एक खींचतान चलेगी। तो जब सरकार और के मध्य जब जनता ने ये चीज़ देखी और जो बेसिक मुद्दे थे उनको जब गहनता से जब राजस्थान की जनता ने चिंतन किया तो निश्चित रूप से उन्होंने अपना मानस बनाया कि हम उस सरकार के साथ जाएंगे जो सरकार सनातन का साथ देती हो, जो हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हो और जिस सरकार के अंदर हिंदुत्व के ऊपर प्रहार नहीं होता हो, सनातन के ऊपर प्रहार नहीं होता हो, ऐसी सरकार को राजस्थान की जनता ने चुनना चाहा और राजस्थान की जनता ने उस सरकार को चुना। राजकुमार जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस महिला वर्ग को वो साइलेंट वोटर मानते हैं अपना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फ्री मोबाइल, 500 रुपये में सिलेंडर या इस तरह की जो योजनाएं हैं उनसे सेंध लगाने की तो कोशिश की उस साइलेंट वोटर में, लेकिन लगा नहीं पाए, ऐसा लगता है चुनाव परिणामों को देखिए। हमने जितनी भी योजनाएं राजस्थान की जनता को दी है, चाहे महिलाओं को दी है, हमने वोट लेने के लिए नहीं दी है। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का राजनीति जब वो आए थे उनका एक ही ध्येय था, मैं राजस्थान की हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स करूंगा तो मैं सेवा करूंगा। आप सब जानते हैं, सारे पत्रकार राजस्थान के जानते हैं कि अशोक गहलोत जी जब नियमित, अभी तो चुनाव का वक्त है, वो नियमित रूप से अस्पतालों में जाते रहते हैं, अपने मित्रों के, कार्यकर्ताओं के परिजन जो भर्ती होते हैं उनसे मिलते रहते हैं, लोगों के घर चाय पीने जाते रहते हैं, लोगों के शादी ब्याह में, मकान के नागल में, लगातार वो जनता और कार्यकर्ताओं में संवाद बनाए रखते हैं। तो अशोक गहलोत जी का तो शुरू से ये सेवा का नेचर है, वो कुछ सेवा करने के माध्यम से उन्होंने सारी योजनाएं लागू की है। क्योंकि जब देखा कोरोना से लोगों को आर्थिक रूप से बहुत तकलीफ हो गई, कोरोना के बाद राजस्थान, हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने देखा कि मैं अच्छी योजनाएं लेकर आता हूं, वो राजस्थान की जनता को लाभ दूंगा। उसी श्रृंखला के तहत सब सारी चीजें हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को ढाल बना के 5 राज्यों का चुनाव जीतने की का सपना देख रही है, भारतीय जनता पार्टी ने तो 2023 में तो घोषणा की है आरक्षण की और कह रहे हैं 2029 में लागू करेंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो ऐसी बातें करती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो मणिपुर को जलते हुए देख रही थी, महिलाओं का अपमान होते हुए देख रही थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो हमारी हिंदुस्तान की रेसलर्स हैं, जो कितनी मुश्किल से कठिन परिस्थितियों में गोल्ड मेडल लेके आती है, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करती है। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के ताकतवर प्रधानमंत्री से एक शब्द नहीं बोला जाता है। दिल्ली के अंदर उनका कितना अपमान हुआ, कितने महीनों तक सड़कों पर पड़ी रही, वो कितनी बेइज्जती फील हुई। तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता में आ रही हो इन राज्यों के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ट्रेंड सेट कर रही है उसका हम विरोध करते हैं। हम भारत की जनता से अपील करते हैं, राजस्थान की जनता से अपील करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट तभी दीजिएगा जब ये सही ट्रेंड सेट करे, राजकुमार ये विकास का ट्रेंड सेट करे। विरोध कीजिए, अब आप विपक्ष में हैं, आपको ये भूमिका अब निभानी पड़ेगी, विरोध की भूमिका, लेकिन जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। हमारे साथ में 2 खास मेहमान हमारे जयपुर स्टूडियो से लगातार जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ एक बार फिर से करवा देते हैं आपसे। विजय कौशिक जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ में राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं।
राजकुमार जी, मैं सवाल पूछना चाहूंगी दीपक पहले। ठीक है, आप पूछ लीजिए, लेकिन मैं राजकुमार जी की आज मायूसी का कारण जानना चाह रहा था। नहीं, मायूसी तो खैर सभी देखिए, जानते हैं मायूसी तो राजकुमार होती जी है की। जब हमारी पार्टी हारती है तो मायूसी तो होती है। बिल्कुल। और मायूसी तब होती है जब हमने, ईमानदारी से कह रहा हूं कि हमने बहुत सेवा की राजस्थान की। सर इसी से मुख्यमंत्री जी ने बहुत सेवा की राजस्थान इसी से की। जुड़ा हुआ मेरा सवाल था जी, कि दोनों ही पार्टी जो थी इस बार जो जीत का दावा कर रही थी, कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही थी अपनी योजनाओं के दम पर, और आपके यहाँ पर भाजपा जो पार्टी है वो जीत का दावा कर रही थी क्योंकि वो महिला सुरक्षा को लेकर के और धर्म को लेकर के सामने आई थी कि जिस तरह का कुशासन आप बता रहे हो कि कांग्रेस का चल रहा है तो सुशासन हम लेकर के आएंगे, जीत का दावा दो। लेकिन क्या आपने सोचा था कि जीत का अंतराल, जो बीच का जो फासला है, वो फासला इतना बड़ा होगा? आप दोनों से जानना चाहूंगी। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, पहले तो कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, पहले तो मैं एक सनातनी योद्धा हूं और हम लोगों ने पूरे राजस्थान के अंदर 200 की 200 विधानसभा क्षेत्रों में, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के हम लोगों ने बहुत नज़दीक से पूरे राजस्थान के चुनाव को देखा और हम लोगों ने 2 सर्वे कराए बतौर एक सनातनी योद्धा होने के नाते। और बाकी बात रही बीजेपी की, तो निश्चित रूप से हम लोग उसके साथ हैं हमेशा के लिए, जो सनातन की सरकार रही और सनातन का विकास और सनातन का साथ जो देती है। आपके क्वेश्चन का मैं जवाब दूं, जिस तरीके से पूरा चुनाव हुआ और जिस तरीके से आज चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस शासनकाल के अंदर महिलाओं के ऊपर जो भी अत्याचार हुए, जिस तरीके से युवा बेरोजगार साथियों के साथ जो भी पेपर लीक प्रकरण हुआ, और जिस तरीके से यहाँ 2-4 पंडित पुजारियों की जिस तरीके से हत्या हुई राजस्थान के अंदर, उदयपुर वाला जो कांड हुआ, इस तरीके के जघन्य अपराध पूरे 4.5 से 5 साल में निरंतर रूप से चलते चले गए। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया वैसे वैसे राजस्थान की जनता ने देखा और भारतीय जनता पार्टी ने उन सब मुद्दों को समय समय पर उठाया, और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ आज जिताया है। दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी की जो कैंपेनिंग रही, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से, पिछले साल भर से, पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से मेहनत करी पूरे राजस्थान के अंदर, आज उसका एक परिणाम है कि राजस्थान की जनता को समझ में आ गया कि कांग्रेस शासनकाल के अंदर जो कुशासन है वो सुशासन की व्यवस्था के रूप में निश्चित रूप से बीजेपी लेकर के आएगी। देखिए विजय जी, आपको बीच में मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। आपने कहा कि मोदी जी की जिस तरह की कैंपेनिंग रही दीपक, लेकिन जहां जहां मोदी जी गए हैं रोड शो पे, हर जगह वो नहीं जीते हैं। जयपुर की बात कर लीजिए, यहाँ भी वो 2 जगह हारे हैं। आप गलत कह रहे हैं मैडम, जयपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर से 6 बीजेपी जीत रही है। सर मैं विजय जी, शायद मैं भी आपको बीजेपी जीत करेक्ट रही कर है। दूं सर, एक मिनट। है ना? जिन विधानसभा क्षेत्रों में मोदी जी गए थे, देखिए माना आप, उसका प्रभाव पड़ा, हाँ। लेकिन बाल मुकुंदाचार्य जी की जीत कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप? देखिए बाल मुकुंदा जी की जीत हम लोग निश्चित रूप से मान रहे थे, लेकिन जिस सर 19वें राउंड के अंदर जाके मेरी बात सुनिए, जिस तरीके से कांग्रेस के ये जो 3-4 विधायक हैं, आप पूरे चुनाव को नजदीक से देखें, हम लोग तो हर बूथ स्तर के ऊपर गए हैं, वहां फर्जी चीज हुई है। 15 से 12 हजार वोट उड़ा दिए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो सिविल लाइंस ले लो, चाहे वो आदर्श नगर ले लो, चाहे वो बिल्कुल उड़ा दिए। जो लोग हमारे वोटर थे उनको, उनके नाम उड़ा दिए गए। वो बेचारे जब वोटिंग के चयन को कितनी बड़ी गलती मानते हैं फिर इसमें बीजेपी में? देखिए प्रत्याशियों की, मुझे चलिए मैं आपको किशन बोल का उदाहरण दे देता हूँ, ठीक है? आप मत जाइए, कांग्रेस ने, आपने बाहर से लाके बाल मुकुंदाचार्य जी को लाए आप, ठीक है, उनको आपने चुनाव लड़ाया हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर। वो पिछले 4 से 5 महीने से 6 महीने से 4 दीवारी में सक्रिय थे। समन की या फिर भीलवाड़ा की, ऐसी कई जगह हैं जहां पर भाजपा जो है पूरी तरीके से हर सीट पर भाजपा ने अपना कब्जा जमाया है। एक भी सीट जो है इस बार कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ी है। तो क्या कुछ कारण लगते हैं आपको इसके, राजकुमार जी? देखिए राकेश जी, कारण तो आलाकमान बैठ के तय करेगा, पार्टी बैठ के तय करेगी। आलाकमान तो तय करेगा, ये पार्टी बैठ के तय करेगी। हम क्या बताएं, अभी तो बस ये है कि हमने तो बहुत सेवा की, राजस्थान की जनता ने हमको आशीर्वाद नहीं दिया, और जो आशीर्वाद दिया विपक्ष में बैठने का, उसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, मैं मेरे सहयोगी रवि के पास कोटा जाऊं, उससे पहले राजकुमार जी एक सवाल है मेरा। ये जो टीवी स्क्रीन पर डिफरेंस दिख रहा है 2013 की बात यदि आप करें, या फिर आप बात कर लीजिए 2003 की, तो उसमें जिस तरीके से शिकस्त कांग्रेस पार्टी को मिली थी, उससे थोड़ा सुधार कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो सम्मानजनक स्थिति में कांग्रेस लौटी है इस बार चुनाव में, भले विपक्ष में रहेगी। नहीं, सम्मान तो तब होता है जब हम सत्ता प्राप्त करते हैं, स्पष्ट मेजोरिटी चाहते हैं। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं दीपक जी, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते, हमने ईमानदारी से राजस्थान की बहुत बेहतर सेवा की है। ये पूरे 5 साल बहुत कठिन थे, कठिन परिस्थितियां थी, कोरोना था, भारतीय जनता पार्टी का हमारे दबाव था, भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने का पूरा प्रयास लगातार करती आ रही थी। कोरोना हुआ, तरह तरह की कठिन परिस्थितियां हुई, उसके बावजूद भी हमने राजस्थान की जनता को परेशान नहीं किया।
लेकिन ठीक है, राजस्थान की जनता का आदेश है कि आप विपक्ष में बैठिए, तो हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, मैं विजय जी के पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले रवि राजस्थान सिंह को नंबर 1 पे पहुंचाया है इन्होंने। मैं वापस आऊंगा रवि आपके पास विजय जी। एक बार रवि सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कोटा से हमारे सहयोगी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, क्या अपडेट आपके पास में? राजस्थान सरकार के एक काबीना कद्दावर मंत्री जिनको बड़ी मशक्कत के बाद में टिकट मिला, सबसे आखिरी लिस्ट में उनका नाम आया, फाइनली चुनाव तो जीत गए वो। और हमारे साथ में मुकेश इंदौरिया जी जुड़े हुए, उनसे सवाल हमने किया था और बीच में इंटरव्यू पब्बरम बिश्नोई का आ गया था। दीपक, मैं मुस्कुरा दी, मैं सॉरी, लेकिन मैं मुस्कुराई इसलिए कि पब्बरम जी ने कहा कि वो होटल मेरे लिए शुभ है। पहली बार सुना है कि किसी के लिए कोई होटल इतना शुभ है, और वो जीत के साथ यहाँ पर सामने खड़े हैं, तो वाकई में सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं पब्बरम जी, जो उन्होंने सब ऐसे साधारण रूप में कह दिया। जी मुकेश जी, आप बोल रहे थे। अब एक उद्योगपति के नाते बता रहे थे कि क्या कुछ मुद्दे रहे होंगे जिसकी वजह से बीजेपी को यहाँ पर साथ दिया है व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने। देखिए, उद्योग जगत के अंदर जो बिजली कटौती का मुद्दा रहा, उससे काफ़ी परेशानी आई है व्यापारियों को। और दूसरा एक सुरक्षा का एक इशू था कि वर्तमान में जिस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो घटनाएं घट रही थी प्रदेश से, उससे खास करके व्यापारिक वर्ग में एक असंतोष की भावना थी और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था। और व्यापारिक वर्ग बहुत समझदार वर्ग है, वो साइलेंट वोटर की तरह वोट करता है। और मैं समझता हूँ इस बार व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ खुल के मतदान किया है। ठीक है, विजय कौशिक जी भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। विजय जी, इस जीत की बुनियादी वजह क्या मानते हैं आप, जो बीजेपी को इतनी कांग्रेस ने इतनी गारंटियां दे दी, इतनी घोषणाएं कर दी जनता के बीच में? कांग्रेस, देखिए इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस लेकर आई थी जनहित की, तो ऐसे में उसके बावजूद बीजेपी को एक बड़ा बहुमत यहाँ पर मिला, सरकार में बीजेपी की वापसी यहाँ पर करवाई है 5 साल बाद में जनता ने। देखिए, राजस्थान का ट्रेंड रहा है ये चेंज करने का, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी चेंज, कभी इस तरीके की। तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता बदलाव चाहती होगी, और जिस तरीके से गहलोत सरकार ने काम किया, जिस तरीके की योजनाएं आई, लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया और लास्ट मोमेंट के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने फ्री में रेवड़ियाँ बांटने का जो काम किया, उससे जनता को कुछ लगने लग गया कि हम लोग कहीं ठगे तो नहीं जा रहे हैं। और जिस तरीके से राजस्थान के ऊपर इतना सारा आर्थिक भार जिस तरीके से आ गया, और राजस्थान में जिस तरीके से कर्मचारियों को लगने लग गया कि अभी हमारी सैलरी के टोटे पड़ रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर कुछ और ऐसा नहीं हो जाए। और जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने 4.5-5 साल का जो कार्यकाल देखा, तो जनता को लगा कि हमें बदलाव चाहिए, और राजस्थान की जनता ने बदलाव किया। और सनातन, हिंदुत्व, इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से 4.5-5 साल के अंदर जो भी कांग्रेस शासनकाल के अंदर इंसिडेंट्स हुए, जिस तरीके से 50-50 लाख रुपए का लोगों को मुआवजा दिया गया, और जो बाकी लोग जो यहाँ जो भी जिनकी डेथ हुई है, जो हत्या को प्रेरित रहे हैं, उनको मुआवजा उतना नहीं दिया। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हैं कांग्रेस शासनकाल के अंदर, उन्होंने अपने पाँव पे खुद ने कुल्हाड़ी मारी है। देखिए विजय जी, अभी आपने हिंदुत्व और सनातन की बात कही, और यही बात अभी 2 दिन पहले प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने भी कही थी कि हालांकि हमें पूरा यकीन है कि हम इस बार सरकार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कोई संशय रहता है तो वो संशय सिर्फ हिंदुत्व और सनातन के इस कार्ड पे रहता है जो कि बीजेपी खेल रही है। तो मैं कह सकता हूं कि काउंटिंग वाले दिन कांग्रेस के लिए चुनौती हो सकती है। तो ये आपका जो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये सवालिया निशान है। इसका मतलब ये सवालिया निशान है ना कि कांग्रेस हमेशा सनातन के विरुद्ध रही है, कांग्रेस हमेशा हिंदुत्व के विरोध में रही है। कांग्रेस शासनकाल के अंदर हमारे 30 जवाहर रहे, उनके ऊपर अंकुश लगे हैं। कांग्रेस शासनकाल के अंदर हमारा उदयपुर जैसा जघन्य हत्याकांड हुआ, कांग्रेस शासनकाल के अंदर ही यहाँ पे 50-50 लाख रुपए के लोगों को मुआवजे दिए गए, कांग्रेस शासनकाल के अंदर ही बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए। तो जनता बहुत नजदीक से देखती है। जिस 50 लाख का जिक्र आप कर रहे हैं जयपुर का, क्यों दिया गया, चलो मुझे बताइए। और आज तक उस परिवार के साथ समझौता क्यों नहीं हुआ, क्यों अभियुक्तों को छोड़ा नहीं जा रहा है? गांव के अंदर सरपंच भी आज कोई चीज ऐसी कर लेता है तो सरपंच जो तय कर लेता है कि साहब ये चीज तय हो चुकी है, उसके बाद में उनको छोड़ा जाए। उनको क्यों जेल में रखा हुआ है? आपने 50 लाख रुपए ले लिए, छोड़ दो उनको। ये पंचायत फैसला करती है, पंचायत मानती है ना आजकल। तो सरकार ने कहा कि 50 लाख रुपए ले लिए, आज भी वो जेल के अंदर है। कौन जेल में? जो लोग थे, जो लोग उस प्रकरण में जो इन्वॉल्व थे। वो तो उसमें तो कानून अपना काम कर रहा होगा ना सर, केस चल रहा होगा ना उस मामले में। देखिए, आप जब फैसला कर रहे हैं, जब 50 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं, तो फिर फैसला हो गया ना सर। ऐसे तो फिर कन्हैया लाल वाले मामले में भी दूसरे पक्ष के लोग दूसरी बातें करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा हर चीज में नहीं है। कन्हैया लाल वाला जो हत्याकांड था,
वो देश को हिलाने वाला कांड था, आतंकवादी घटना थी। बिल्कुल, वो आतंकवादी घटना थी, वो एक प्रायोजित तरीके से एक कांड किया हुआ था, वो एक सोची समझी साजिश थी राजस्थान के अंदर दंगा भड़काने की। तो बहुत सारी चीजें हैं, राजस्थान की जनता बहुत नजदीक से देख रही है। और आप ये देखिए कि धारा 370 हटी, राम मंदिर हमारा बन रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर हुई है। और निश्चित रूप से राजस्थान विकास करेगा, राजस्थान एक नए विकास की ओर अग्रसर होगा मोदी जी के कार्यकाल के अंदर। और मोदी जी निश्चित रूप से 2024 के अंदर दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से डबल जो इंजन सरकार आएगी वो राजस्थान के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। कानून व्यवस्था सबसे मेन मुद्दा है, महिलाओं का सबसे मेन मुद्दा है, युवाओं की बेरोजगारी का सबसे मेन मुद्दा है। तो ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं। पहली बात तो ये मुद्दे क्रिएट कहां से हुए? इन्होंने तो क्रिएट किए, काम नहीं किए होंगे तो आप मुद्दे तो क्रिएट होंगे ही होंगे, आगे भी ऐसे होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर कोई काम ऐसा नहीं करेगी तो मुद्दे तो क्रिएट होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, इन लोगों में इतना अहम और इतना गुरूर कि आप इनको किसी काम के लिए फोन करो तो ये फोन तक नहीं उठाएं। चाहे वो बीडी कल्ला को ले लो, चाहे वो किसी भी नेता को ले लो, संपर्क बातचीत, लोगों के कामकाज के लिए हम लोग जाते हैं आते हैं तो बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। तो निश्चित रूप से गुरूर उतरा। आप ये देखिए कि आदि कैबिनेट के मिनिस्टर उनके हार चुके हैं। बीडी कल्ला हार चुका है, सीपी जोशी हार चुका है, प्रताप सिंह खचरे हार चुके, ममता भूपेश हार चुकी है, रघु शर्मा हार चुके हैं, विश्वेंद्र सिंह हार चुके हैं, ऐसे आदि कैबिनेट हार चुकी है। तो राजस्थान की जनता ने बहुत नजदीक से इनको देखा है, हमने देखा है नजदीक से। फोन तक नहीं उठाते ये लोग जीतने के बाद। तो हमारे जो मेहमान हैं यहाँ पर करते हैं, मुकेश इंदौरिया जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, अब आपको क्या लगता है, चूंकि कमल खिल चुका है राजस्थान के अंदर, तो अब क्या कुछ बदलाव उद्योग के क्षेत्र में, व्यापारियों के लिहाज से आप देखते हैं? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, जो पिछला अनुभव राजस्थान प्रदेश का रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, जो असुरक्षा की भावना है, जनता सबसे पहले उससे निजात चाहती है। वो फ्री की रेवड़ियों में विश्वास नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि हम सुरक्षित रहें और हमारे अधिकारों का गलत उपयोग ना हो। और कहीं ना कहीं मैं ये भी समझता हूं कि जो अभी कौशिक साहब कह रहे थे सनातन के बारे में, तो विपक्ष की ये सबसे बड़ी कमी रही है कि वो मोदी जी का विरोध करते करते राष्ट्र और सनातन का विरोध करने लग जाती है। तो उसका नुकसान इस चुनाव में आप तीनों राज्यों में देख सकते हैं, विपक्ष को हुआ है, कांग्रेस को। और मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनने जा रही है तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके और पेपर लीक के मामले जो हुए थे और कन्हैया लाल के हत्याकांड, जिस तरीके के जघन्य अपराध हुए थे, उन पे लगाम लगेगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जिस तरीके से अभी पिछले जो सीरियल बम धमाके हुए थे, उन आरोपियों को बरी कर दिया गया, उस तरह की जो घटनाएं घटी हैं उनका न्यायालय में न्याय मिले और आगे की कार्रवाई उन पे हो। ठीक है, विजय जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, अब राजस्थान की किस तरह की तस्वीर आप देखते हैं, क्योंकि आप लगातार कांग्रेस राज में लगातार कुशासन का आरोप लगाते आए थे? देखिए, बीजेपी राज के अंदर निश्चित रूप से सुशासन चलेगा और रामराज की स्थापना होगी। सब लोग इसी आशा के साथ में मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हो गए और विधानसभा में इसीलिए जा रहे हैं सब लोग। और हम लोग जो चाहते हैं, हम लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी वास्तविक कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर के लोग हैं, जो जनता के बीच में निरंतर रूप से अपने आप को बनाए रखते हैं, हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपने आप को बहुत ही सरल बनाए रखें। आप हमेशा जितना सरल आप बनाए रखोगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता पुनः आपको चुनेगी। और ये 5 साल जो है वो निश्चित रूप से राजस्थान के विकास के अंदर आप लगाएं। राजस्थान के जितने भी बेसिक मुद्दे जो पहले रहे हैं उनको आप ऐसा नहीं होने दें, जिससे राजस्थान की जनता आपको निश्चित रूप से प्यार से दोबारा से जब इसके बाद का जो चुनाव होगा वो चुन करके आए, ऐसे हम लोग आशा करते हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी उम्मीदों भरी निगाह से तमाम लोग देख रहे हैं, चाहे वो सनातन को चाहने वाले हों, चाहे व्यापारी हों या फिर दूसरा वर्ग हो, क्योंकि इस बार राजस्थान की जनता ने जनादेश, अपना मैंडेट जो है वो बीजेपी को यहाँ पर दे दिया है। कांग्रेस की तमाम गारंटियों को छोड़कर, कांग्रेस की तमाम योजनाओं को छोड़कर बीजेपी को यहाँ पर जनादेश मिला है, जनसमर्थन मिला है। लिहाजा जो बीजेपी के चाहने वाले हैं वो काफ़ी खुश हैं, उत्साहित हैं और जनता का शुक्रिया भी यहाँ पर वास्तविक कार्यकर्ताओं को चिन्हित रखें, वास्तविक कार्यकर्ताओं के साथ काम करें, उनके काम करें। और जो बेसिक काम है, जब तक उनके काम नहीं होंगे तो दोबारा आप लोग चुन करके नहीं होंगे। इसलिए वास्तविक काम के ऊपर ध्यान दें। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता दोबारा आपको चुनेगी। 2024 के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को सत्ता में बिठाएगी। ठीक है, मुकेश जी मुझे ये बताइए कि
ये जो कोशिश थी, कवायद थी, और 5 राज्यों में से 3 राज्यों के अंदर जिस तरीके से कमल खिलाया, और खासतौर पर हिंदी भाषी राज्य जहां पर बीजेपी की पकड़ मानी जाती है, उन राज्यों के अंदर कमल खिलने के बाद में आपको क्या लगता है 2024 की जो राह है बीजेपी के लिए वो आसान हुई है? देखिए, 2024 का ये सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था और मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को जो हिंदी भाषी राज्य हैं इसमें प्रचंड बहुमत मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मोदी जी की जो लोकप्रियता का जो स्तर है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। उनकी गारंटियों में और उनके कमिटमेंट पे लोगों का विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि 2024 तक, और ये जो 3 राज्यों के चुनाव हैं, ये 3 राज्यों के चुनाव का इम्पैक्ट भी 2024 के लोकसभा के चुनाव पे आएगा। जिस तरीके से ये काम करेंगे 6 महीने, उसका रिजल्ट आपको 2024 में देखने को मिलेगा। मतलब राह आसान हुई है बीजेपी के लिए? बिल्कुल, ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल जीत चुकी है बीजेपी और ये फाइनल की तैयारी में है। और आपको बता दें कि मेरे साथ में मेरी सहयोगी छवि फागना भी स्टूडियो से जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है छवि आपका भी। और बहुत शुक्रिया दीपक, क्योंकि अब देखिए, क्योंकि जहां पर आकलन जो हमारे थे एग्जिट पोल के, वो नतीजे साफ होते हुए अब दिखाई दिए हैं और जहां पर बहुमत के साथ में एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी का मैजिक चल चुका है। बिल्कुल। और देखिए, समाचार प्लस ने जो आंकड़े बताए थे वो आंकड़े लगभग पूरी तरह से सटीक यहाँ पर साबित होते हुए नजर आए एग्जिट पोल के, और वही सीटें बीजेपी ने यहाँ पर जीती है। जनादेश जनता ने बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया, निर्दलियों या जो तीसरे दल हैं उनको यहाँ पर दिया है। और हमारे साथ में 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मुकेश इंदौरिया जी हैं, पेशे से व्यापारी उद्योगपति हैं और बीजेपी में जो व्यापारिक प्रकोष्ठ है उसमें सह संयोजक भी हैं। और साथ में विजय आचार्य जी जो कि सनातन को प्रोजेक्ट करते हैं, सनातन के रक्षक हैं और साथ में बीजेपी विचारक भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और इस बीच में जहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा था कि राजस्थान में राज वही रहेगा, रिवाज को हम बदल देंगे, लेकिन देखिए रिवाज कायम रहा और बीजेपी की सरकार अब राजस्थान में बन चुकी है। क्या कुछ कहेंगे? हमारे साथ गेस्ट पैनल भी मौजूद हैं। सर, चूंकि ये मेरा सवाल आप ही से है, किस प्रकार से मोदी मैजिक लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती हुई दिखाई दी, प्रचार प्रसार में सिर्फ एक कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, क्या ये अब कामयाब होता हुआ ही दिखाई दिया है? तो इसी मैजिक की ओर से मध्य प्रदेश में भी देखिए कामयाबी हासिल हुई है बीजेपी को। देखिए, गहलोत साहब का जो जादू रहा है वो निश्चित रूप से फिसल गया है पूर्ण तरीके से, और उसको अधिग्रहण कर लिया है देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी साहब ने, जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। निश्चित रूप से 3 राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई है और आने वाला जो 2024 का जो चुनाव है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक निर्णायक स्थिति में है। और ये सेमीफाइनल है, मेरे भाई ने अभी कहा, और हम लोग तो उसको फाइनल नहीं मानते, हम लोग तो उसको संघर्ष की जीत मानते हैं। तो अभी हम लोगों को बहुत संघर्ष करना है उस लेवल पे जाने के लिए। और राजस्थान के अंदर जिस तरीके की जीत हुई है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। जिस प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को सराहा, उनके कार्यों को सराहा, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से उन्होंने पूर्ण तरीके से कैंपेनिंग की और जिस तरीके से पूरी टीम राजस्थान के अंदर लगी रही, वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ रही। और उन्होंने जो भी योजनाएं राजस्थान के अंदर क्रियान्वित करने की बात कही कि हम लोग जिस तरीके से सत्ता में आएंगे, जब कभी भी हमारी सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो हम राजस्थान की जनता के लिए काम करेंगे। तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने उन कामों को सराहा, उनकी बातों को सराहा, उनकी बातों के ऊपर विश्वास किया और उसी विश्वास के साथ राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उसी के कारण आज राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत सरकार बनी और इसके अलावा 2 राज्यों में और बनी। ये बिल्कुल काबिल तारीफ बात है। कल मिजोरम के यहाँ पर नतीजे जो हैं वो भी साफ हो जाएंगे। मिजोरम को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मिजोरम की बात जहाँ तक अपन करें, वहाँ पे पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी मेहनत करी है और जब परिणाम आएंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से इससे मिलते जुलते ही परिणाम आएंगे। मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहता हूँ कि वहाँ भी सरकार हमारी ही बनेगी। और जिस तरीके से काम हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष में और जिस तरीके से धारा 370 हटी और राम मंदिर निर्माण हो रहा है, ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जो राजस्थान ही नहीं पूरा भारत देख रहा है कि वो सिर्फ मोदी जी के कार्यकाल में ही ऐसा हो सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता ऐसा।
तो क्या कहेंगे, बीजेपी का बड़ा फैक्टर हिंदुत्व रहा इसको लेकर? देखिए, हिंदुत्व और सनातन तो है ही है, वो तो वहां से दूर कभी जा ही नहीं सकता। इसके अलावा भी भारत के विकास की बात को ले लें, इसके अलावा राजस्थान के अंदर ऐसे इंसिडेंट्स है, जिस तरीके से यहाँ इंसिडेंट्स हुए और भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को समय समय पर उठाया, साल डेढ़ साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने मेहनत करी उन सब मुद्दों को लेकर के, कि ये राजस्थान के अंदर दोबारा नहीं दोहराए जाए। इन मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किए, तो राजस्थान की जनता ने बखूबी देखा कि हमें एक ऐसी स्थायी सरकार चाहिए जहां पे महिलाओं पे अत्याचार पूर्ण तरीके से रुक सके, जहां पे कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से अच्छी हो और जहां पे जितने भी अपने नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं, बेरोजगार जो साथी हैं हमारे, पेपर लीक जैसे प्रकरण नहीं हो, ऐसे जघन्य अपराध नहीं हो राजस्थान के अंदर। ऐसे मुद्दों को लेकर के राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और भारतीय जनता पार्टी उन सब मुद्दों पर खरे उतरेगी। दीपक, इससे मुझे याद आया कि महिलाओं को लेकर के, क्योंकि देखिए जब कांग्रेस पार्टी की महासचिव है प्रियंका गांधी आई थी, महिलाओं को लेकर के लुभाने के लिए जिस प्रकार से पहले से ही घोषणाएं जो थे, एक पोर्टफोलियो तैयार कर लिया गया था। इसके बाद जब गारंटियां लॉन्च की थी, जिसमें जनसभा में महिलाओं के लिए एक पिटारा खोल दिया था, लेकिन वो पिटारा शायद महिलाओं तक लुभा नहीं पाया। क्या कहेंगे आप सर? सर देखिए, मैंने पहले भी इस बात को दोहराया था कि राजस्थान प्रदेश की जनता फ्री की रेवड़ियों में विश्वास नहीं कर रही है। राजस्थान की जनता बहुत जागरूक है और राजस्थान की जनता नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों पे भरोसा कर रही है। उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए, जब राजस्थान में गहलोत जी की सरकार बनी थी तो इनके राहुल गांधी साहब ने कहा था कि 10 दिन के अंदर किसानों के सारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे। उसका क्या हुआ? जनता हर चीज़ का हिसाब मांगती है और जब जनता का समय आता है तो वो वोट के माध्यम से उसका जवाब देती है। तो राजस्थान प्रदेश को जनता ने जवाब दे दिया है। वो फ्री की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, उनको सुशासन चाहिए, उनको कानून व्यवस्था चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा चाहिए। बीजेपी के संकल्प पत्र में जो महिलाओं के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा खास देखने को मिली थी, यदि बीजेपी की सरकार बनती है, अब वो पूर्णतया धरातल पर जब खरी उतरेंगी, तो इसको लेकर के महिलाओं में ज्यादा विश्वास देखने को मिला बीजेपी के संकल्प पत्र जब सामने आया। बिल्कुल, आप इस चीज को देखिए, लोकसभा के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% का आरक्षण महिला कानून उसमें लेके आए हैं। वो तो कहीं न कहीं राजस्थान प्रदेश की महिलाएं, क्या मैं तीनों प्रदेश की महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और विश्वास जताया है। बिल्कुल दीपक, क्योंकि देखिए इस बार के चुनावों की बात करें तो देखिए पुरुषों से ज्यादा महिलाएं भागीदारी दिखाती हुई दी थी। महिलाओं का प्रतिशत जो था मतदान को लेकर वो काफी बढ़ चढ़कर दिखाई दिया था। इस बीच में आप देखिए जहां पर महिलाओं के अलावा जो युवा हैं, युवाओं की भी काफी भागीदारी देखने को मिली थी युवाओं के द्वारा, क्योंकि देखिए संकल्प पत्र में शायद बीजेपी की ओर से युवाओं को नौकरी का भी यहाँ पर जो है अंदेशा दिया गया था कि किस प्रकार से यदि हम जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी भी देंगे, तो ये भी बड़ा फैक्टर माना जा सकता है। क्योंकि देखिए गारंटी यहाँ दी गई थी, युवाओं को रोजगार की गारंटी दी गई। सबसे बड़ी बात यह कि लगभग 83 विधानसभा या 84 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट का जो है वो प्रोजेक्ट प्रभावित करता है। ऐसी 84 के करीब विधानसभा हैं, 13 के करीब जिले थे पुराने वाले। तो ऐसे में जब 33 जिले हुआ करते थे राजस्थान में, तो ऐसे में उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया और ये इस बात का जिक्र किया गया बीजेपी के घोषणा पत्र में कि यदि हमारी सरकार बनी तो केंद्र के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। लगातार कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया कि केंद्र सरकार का सहयोग यहाँ पर नहीं मिला और उसकी वजह से प्रोजेक्ट अटका। राजस्थान के पूर्वी राजस्थान से लेकर आप यदि हाड़ौती तक चले जाएंगे, बूंदी तक चले जाएंगे, बारां तक चले जाएंगे, तो उस प्रोजेक्ट का एक बड़ा असर यहाँ पर दिखता है। लेकिन कांग्रेस ने एक यात्रा भी निकाली, ERCP यात्रा, उसका भी कोई ज्यादा फायदा कांग्रेस को होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आया। और ये तो आपको समझना होगा छवि कि पूरा पूर्वी राजस्थान जो है वो कांग्रेस के साथ में 2018 के चुनाव में गया था, भले ही वो सचिन पायलट की वजह से गया हो, लेकिन अब वो पूर्वी राजस्थान से भी कांग्रेस को। लेकिन दीपक, इस बार आपने देखा कि सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक थे, इस बार जनता को तो उनका भी भरोसा यहाँ पर जो है एक सपोर्ट नहीं दिखता हुआ दिखाई दिया। जैसे हम बात कर ले विराटनगर से भी कांग्रेस के इंदिराज गुर्जर की बात कर लीजिए, चाहे आप GR खटाना की बांदीकुई से बात कर लीजिए, चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी की बात कर लीजिए, उन तमाम लोगों को हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा छवि। और उसकी वजह ये भी मानी जा सकती है क्योंकि पिछली बार अब मुझे हो सकता है कि मतलब मैं ऐसा बता रहा हूं, लेकिन अमूमन उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था।
कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया था और ऐसे में सचिन पायलट के समर्थकों को या उनके ऊपर जिस जाति की राजनीति करने का आरोप लगता है, हालांकि वो इस बात को नकारते हैं कि वो किसी एक उससे बंधे हुए नहीं है, लेकिन उनके समर्थकों में इस बात को लेकर ये था कि यदि ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी इस बात को लेकर उनमें उम्मीद थी। और इसको लेकर काफी झगड़ा भी हुआ, 2020 में मानेसर वाला प्रकरण भी हुआ। उसके बाद में आप पिछली बार चले जाएंगे 2021 का जिक्र करेंगे तो 25 सितंबर की घटना भी हुई थी। उस समय भी उनके समर्थकों को लगा था कि कुछ वक्त के लिए वो बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और खैर इस बार लिहाजा जहां पर उनका प्रभाव पड़ता था उस प्रभाव वाले जिलों में भी कांग्रेस ज्यादा कमाल यहां पर कर नहीं पाई है। ये एक बड़ी सच्चाई कांग्रेस पार्टी के लिहाज से सामने यहां पर आई है। तो मुकेश इंदौरिया जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार इनका वापस से रुख कर लेते हैं। मुकेश जी, आप चूंकि बीजेपी की एक तरीके से राजनीति भी करते हैं, भले ही आप उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ की राजनीति करते हो, लेकिन मुझे ये बताइए कि ईआरसीपी का जो मुद्दा था वो कितना प्रभावित यहाँ पर राजस्थान में कर पाया है। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, राजस्थान के 84 जिलों में मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। 13 जिलों के अंदर कांग्रेस ने यात्राएं निकाल ली। 12 से मल्लिकार्जुन खड़गे को बुला लिया गया, दौसा के अंदर प्रियंका गांधी को बुला लिया गया था, लेकिन बावजूद इसके कोई कमाल कांग्रेस इस ईआरसीपी के मुद्दे के बहाने भी कर नहीं पाई थी। ईआरसीपी के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड फर्स्ट जैसे क्लियर था, और मैं जहाँ तक समझता हूँ राजस्थान प्रदेश की जनता ये चीज़ को समझती है कि ये मुद्दे सिर्फ बनाने के लिए आए हैं, उसको धरातल पे उतारने के लिए नहीं आए हैं। जबकि मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि आप सरकार राजस्थान में भाजपा की लाइए, उसके बाद डबल इंजन की जो सरकार है उसका फिर डेवलपमेंट और काम प्रदेश के अंदर देखिए। ठीक है विजय कौशिक जी, आपने लगातार सनातन की बात यहाँ पर की जिक्र किया कि हिंदुओं के त्योहारों पर, जुलूसों पर इस तरीके के जो प्रतिबंध थे वो लगाए गए। लगातार बीजेपी इस बात का भी आरोप लगाती रही कि पीएफआई जैसे संगठनों को यहाँ पर अनुमति कार्यक्रमों को लेकर दे दी गई थी। करौली का दंगा भी सबको याद है, करौली के साथ में भीलवाड़ा में भी उसी दौरान हुआ था। उसी दौरान हमने देखा था कि रामनवमी के आसपास ही जोधपुर में भी उस समय जो वाकया था वो देखने को मिला था। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा मामला जो मेरी सहयोगी छवि ने भी बताया, महिला अत्याचार से जुड़ा हुआ मामला था। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को साधने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका गांधी पर भी एक लगातार आरोप ये लगे, लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा उन्होंने दिया। बावजूद इसके राजस्थान के अंदर जब जब महिलाओं पर अत्याचार के मामले हो, चाहे वो खाजवाला में मामला सामने आया हो, चाहे भीलवाड़ा के कोटड़ी के अंदर एक मासूम बच्ची को भट्टी के अंदर जलाने का मामला सामने आया हो, या फिर कोई दूसरे मामले सामने आए हो, उसके अंदर प्रियंका गांधी या कांग्रेस के दूसरे नेताओं को जो आना चाहिए था राजस्थान में, भले ही उनकी सरकार थी, भले ही वो सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करते, लेकिन सरकार की जो कोशिश या कवायद की गई थी वो जनता के सामने रखकर जाते। लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं आया, प्रियंका गांधी खुद नहीं आती हैं, वो यूपी के अंदर चली जाती है, राजस्थान में नहीं आती हैं, और साथ में वो पर्यटन के लिहाज से रणथंभौर जरूर आकर चली जाती थी। तो इन सब चीजों को जो बीजेपी ने मुद्दा बनाया उसका प्रभाव दिखा आपको चुनाव के अंदर। देखिए, मैं आपको एक निवेदन करूं, राजस्थान में इंसिडेंट्स बहुत सारे हो गए, और उसके बाद में जहां तक कांग्रेस की पूरी टीम की अपन बात करें, कोई भी आदमी किसी को यहाँ गले लगाने तक नहीं आया। और आपने प्रियंका गांधी जी के लिए कहा कि मैं बेटी हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरीके से उन्होंने एक नारा दिया पूरे देश के अंदर। वो लोग महलों में रहने वाले लोग हैं, वो लोग जमीनी स्तर के ऊपर कार्य करने वाले लोग नहीं। अगर जमीनी स्तर के ऊपर कार्य करते तो आज कांग्रेस की हालत ये नहीं होती है। वो लोग महले नहीं मानते, हम लोग तो उसको संघर्ष की जीत मानते हैं। तो अभी हम लोगों को बहुत संघर्ष करना है उस लेवल पे जाने के लिए। और राजस्थान के अंदर जिस तरीके की जीत हुई है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। जिस प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को सराहा, उनके कार्यों को सराहा, जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से उन्होंने पूर्ण तरीके से कैंपेनिंग की, और जिस तरीके से पूरी टीम राजस्थान के अंदर लगी रही, वो बिल्कुल काबिल तारीफ रही। और उन्होंने जो भी योजनाएं राजस्थान के अंदर क्रियान्वित करने की बात कही कि हम लोग जिस तरीके से सत्ता में आएंगे, जब कभी भी हमारी सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो हम राजस्थान की जनता के लिए काम करेंगे। तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने उन कामों को सराहा, उनकी बातों को सराहा, उनकी बातों के ऊपर विश्वास किया, और उसी विश्वास के साथ राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और उसी के कारण आज राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत सरकार बनी, और इसके अलावा 2 राज्यों में और बनी। ये बिल्कुल काबिल तारीफ बात है। कल मिजोरम के यहाँ पर नतीजे जो हैं वो भी साफ हो जाएंगे। मिजोरम को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मिजोरम की बात जहाँ तक अपन करें, वहाँ पे पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी मेहनत करी है, और जब परिणाम आएंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से इससे मिलते जुलते ही परिणाम आएंगे। मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहता हूँ कि वहाँ भी सरकार हमारी ही बनेगी। और जिस तरीके से काम हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, और जिस तरीके से धारा 370 हटी और राम मंदिर निर्माण हो रहा है, ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं जो राजस्थान
ही नहीं पूरा भारत देख रहा है कि वो सिर्फ मोदी जी के कार्यकाल में ही ऐसा हो सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो क्या कहेंगे, बीजेपी का बड़ा फैक्टर हिंदुत्व रहा इसको लेकर? देखिए, हिंदुत्व और सनातन तो है ही है, वो तो वहां से दूर कभी जा ही नहीं सकता। इसके अलावा भी भारत के विकास की बात को ले लें, इसके अलावा राजस्थान के अंदर ऐसे इंसिडेंट्स है, जिस तरीके से यहाँ इंसिडेंट्स हुए और भारतीय जनता पार्टी ने उन मुद्दों को समय समय पर उठाया, साल डेढ़ साल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने मेहनत करी उन सब मुद्दों को लेकर के, कि ये राजस्थान के अंदर दोबारा नहीं दोहराए जाए। इन मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किए, तो राजस्थान की जनता ने बखूबी देखा कि हमें एक ऐसी स्थायी सरकार चाहिए जहां पे महिलाओं पे अत्याचार पूर्ण तरीके से रुक सके, जहां पे कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से अच्छी हो और जहां पे जितने भी अपने नौजवान साथी हैं, युवा साथी हैं, बेरोजगार जो साथी हैं हमारे, पेपर लीक जैसे प्रकरण नहीं हो, ऐसे जघन्य अपराध नहीं हो राजस्थान के अंदर। ऐसे मुद्दों को लेकर के राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है और भारतीय जनता पार्टी उन सब मुद्दों पर खरे उतरेगी। दीपक, इससे मुझे याद आया कि महिलाओं को लेकर के, क्योंकि देखिए जब कांग्रेस पार्टी की महासचिव है प्रियंका गांधी आई थी, महिलाओं को लेकर के लुभाने के लिए जिस प्रकार से पहले से ही घोषणाएं जो थे, एक पोर्टफोलियो तैयार कर लिया गया था। इसके बाद जब गारंटियां लॉन्च की थी, जिसमें जनसभा में महिलाओं के लिए एक पिटारा खोल दिया था, लेकिन वो पिटारा शायद महिलाओं तक लुभा नहीं पाया। क्या कहेंगे आप सर? सर देखिए, मैंने पहले भी इस बात को दोहराया था कि राजस्थान प्रदेश की जनता फ्री की रेवड़ियों में विश्वास नहीं कर रही है। राजस्थान की जनता बहुत जागरूक है और राजस्थान की जनता नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों पे भरोसा कर रही है। उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए, जब राजस्थान में गहलोत जी की सरकार बनी थी तो इनके राहुल गांधी साहब ने कहा था कि 10 दिन के अंदर किसानों के सारे कर्जे माफ़ हो जाएंगे। उसका क्या हुआ? जनता हर चीज़ का हिसाब मांगती है और जब जनता का समय आता है तो वो वोट के माध्यम से उसका जवाब देती है। तो राजस्थान प्रदेश को जनता ने जवाब दे दिया है। वो फ्री की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, उनको सुशासन चाहिए, उनको कानून व्यवस्था चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा चाहिए। बीजेपी के संकल्प पत्र में जो महिलाओं के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा खास देखने को मिली थी, यदि बीजेपी की सरकार बनती है, अब वो पूर्णतया धरातल पर जब खरी उतरेंगी, तो इसको लेकर के महिलाओं में ज्यादा विश्वास देखने को मिला बीजेपी के संकल्प पत्र जब सामने आया। बिल्कुल, आप इस चीज को देखिए, लोकसभा के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% का आरक्षण महिला कानून उसमें लेके आए हैं। वो तो कहीं न कहीं राजस्थान प्रदेश की महिलाएं, क्या मैं तीनों प्रदेश की महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और विश्वास जताया है। बिल्कुल दीपक, क्योंकि देखिए इस बार के चुनावों की बात करें तो देखिए पुरुषों से ज्यादा महिलाएं भागीदारी दिखाती हुई दी थी। महिलाओं का प्रतिशत जो था मतदान को लेकर वो काफी बढ़ चढ़कर दिखाई दिया था। इस बीच में आप देखिए जहां पर महिलाओं के अलावा जो युवा हैं, युवाओं की भी काफी भागीदारी देखने को मिली थी युवाओं के द्वारा, क्योंकि देखिए संकल्प पत्र में शायद बीजेपी की ओर से युवाओं को नौकरी का भी यहाँ पर जो है अंदेशा दिया गया था कि किस प्रकार से यदि हम जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी भी देंगे, तो ये भी बड़ा फैक्टर माना जा सकता है। क्योंकि देखिए गारंटी यहाँ दी गई थी, युवाओं को रोजगार की गारंटी दी गई। सबसे बड़ी बात यह कि लगभग 83 विधानसभा या 84 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट का जो है वो प्रोजेक्ट प्रभावित करता है। ऐसी 84 के करीब विधानसभा हैं, 13 के करीब जिले थे पुराने वाले। तो ऐसे में जब 33 जिले हुआ करते थे राजस्थान में, तो ऐसे में उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया और ये इस बात का जिक्र किया गया बीजेपी के घोषणा पत्र में कि यदि हमारी सरकार बनी तो केंद्र के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। लगातार कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया कि केंद्र सरकार का सहयोग यहाँ पर नहीं मिला और उसकी वजह से प्रोजेक्ट अटका। राजस्थान के पूर्वी राजस्थान से लेकर आप यदि हाड़ौती तक चले जाएंगे, बूंदी तक चले जाएंगे, बारां तक चले जाएंगे, तो उस प्रोजेक्ट का एक बड़ा असर यहाँ पर दिखता है। लेकिन कांग्रेस ने एक यात्रा भी निकाली, ERCP यात्रा, उसका भी कोई ज्यादा फायदा कांग्रेस को होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आया। और ये तो आपको समझना होगा छवि कि पूरा पूर्वी राजस्थान जो है वो कांग्रेस के साथ में 2018 के चुनाव में गया था, भले ही वो सचिन पायलट की वजह से गया हो, लेकिन अब वो पूर्वी राजस्थान से भी कांग्रेस को। लेकिन दीपक, इस बार आपने देखा कि सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक थे, इस बार जनता को तो उनका भी भरोसा यहाँ पर जो है एक सपोर्ट नहीं दिखता हुआ दिखाई दिया। जैसे हम बात कर ले विराटनगर से भी कांग्रेस के इंदिराज गुजर की बात कर लीजिए, चाहे आप GR खटाना की बांदीकुई से बात कर लीजिए, चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी की बात कर लीजिए, उन तमाम लोगों को हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा छवि। और उसकी वजह ये भी मानी जा सकती है क्योंकि पिछली बार
अब मुझे हो सकता है कि मतलब मैं ऐसा बता रहा हूं, लेकिन अमूमन उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया था और ऐसे में सचिन पायलट के समर्थकों को या उनके ऊपर जिस जाति की राजनीति करने का आरोप लगता है, हालांकि वो इस बात को नकारते हैं कि वो किसी एक उससे बंधे हुए नहीं है, लेकिन उनके समर्थकों में इस बात को लेकर ये था कि यदि ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी इस बात को लेकर उनमें उम्मीद थी। और इसको लेकर काफी झगड़ा भी हुआ। 2020 में मानेसर वाला प्रकरण भी हुआ। उसके बाद में आप पिछली बार चले जाएंगे 2021 का जिक्र करेंगे तो 25 सितंबर की घटना भी हुई थी। उस समय भी उनके समर्थकों को लगा था कि कुछ वक्त के लिए वो बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और खैर इस बार लिहाजा जहां पर उनका प्रभाव पड़ता था उस प्रभाव वाले जिलों में भी कांग्रेस ज्यादा कमाल यहां पर कर नहीं पाई है। ये एक बड़ी सच्चाई कांग्रेस पार्टी के लिहाज से सामने यहां पर आई है। तो मुकेश इंदौरिया जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार इनका वापस से रुख कर लेते हैं। मुकेश जी, आप चूंकि बीजेपी की एक तरीके से राजनीति भी करते हैं, भले ही आप उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ की राजनीति करते हो, लेकिन मुझे बताइए कि ईआरसीपी का जो मुद्दा था वो कितना प्रभावित यहां पर राजस्थान में कर पाया है। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, राजस्थान के 84 जिलों में मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। 13 जिलों के अंदर कांग्रेस ने यात्राएं निकाल ली। 12 से मल्लिकार्जुन खड़गे को बुला लिया गया, दौसा के अंदर प्रियंका गांधी को बुला लिया गया था, लेकिन बावजूद इसके कोई कमाल कांग्रेस इस ईआरसीपी के मुद्दे के बहाने भी कर नहीं पाई थी। ईआरसीपी के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड फर्स्ट जैसे क्लियर था, और मैं जहाँ तक समझता हूँ राजस्थान प्रदेश की जनता ये चीज़ को समझती है कि ये मुद्दे सिर्फ बनाने के लिए आए हैं, उसको धरातल पे उतारने के लिए नहीं आए हैं। जबकि मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि आप सरकार राजस्थान में भाजपा की लाइए, उसके बाद डबल इंजन की जो सरकार है उसका फिर डेवलपमेंट और काम प्रदेश के अंदर देखिए। ठीक है विजय कौशिक जी, आपने लगातार सनातन की बात यहाँ पर की जिक्र किया कि हिंदुओं के त्योहारों पर, जुलूसों पर इस तरीके के जो प्रतिबंध थे वो लगाए गए। लगातार बीजेपी इस बात का भी आरोप लगाती रही कि पीएफआई जैसे संगठनों को यहाँ पर अनुमति कार्यक्रमों को लेकर दे दी गई थी। करौली का दंगा भी सबको याद है, करौली के साथ में भीलवाड़ा में भी उसी दौरान हुआ था। उसी दौरान हमने देखा था कि रामनवमी के आसपास ही जोधपुर में भी उस समय जो वाकया था वो देखने को मिला था। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा मामला जो मेरी सहयोगी छवि ने भी बताया, महिला अत्याचार से जुड़ा हुआ मामला था। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को साधने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका गांधी पर भी एक लगातार आरोप ये लगे, लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा उन्होंने दिया। बावजूद इसके राजस्थान के अंदर जब जब महिलाओं पर अत्याचार के मामले हो, चाहे वो खाजवाला में मामला सामने आया हो, चाहे भीलवाड़ा के कोटड़ी के अंदर एक मासूम बच्ची को भट्टी के अंदर जलाने का मामला सामने आया हो, या फिर कोई दूसरे मामले सामने आए हो, उसके अंदर प्रियंका गांधी या कांग्रेस के दूसरे नेताओं को जो आना चाहिए था राजस्थान में, भले ही उनकी सरकार थी, भले ही वो सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करते, लेकिन सरकार की जो कोशिश या कवायद की गई थी वो जनता के सामने रखकर जाते। लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं आया। प्रियंका गांधी खुद नहीं आती हैं, वो यूपी के अंदर चली जाती है, राजस्थान में नहीं आती हैं, और साथ में वो पर्यटन के लिहाज से रणथंभौर जरूर आकर चली जाती थी। तो इन सब चीजों को जो बीजेपी ने मुद्दा बनाया उसका प्रभाव दिखा आपको चुनाव के अंदर। देखिए, मैं आपको एक निवेदन करूं, राजस्थान में इंसिडेंट्स बहुत सारे हो गए, और उसके बाद में जहां तक कांग्रेस की पूरी टीम की अपन बात करें, कोई भी आदमी किसी को यहाँ गले लगाने तक नहीं आया। और आपने प्रियंका गांधी जी के लिए कहा कि मैं बेटी हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरीके से उन्होंने एक नारा दिया पूरे देश के अंदर। वो लोग महलों में रहने वाले लोग हैं, वो लोग जमीनी स्तर के ऊपर कार्य करने वाले लोग नहीं। अगर जमीनी स्तर के ऊपर कार्य करते तो आज कांग्रेस की हालत ये नहीं होती है। वो लोग महलों में रहने मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब वो प्रभारी थी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे कुछ वक्त पहले, तो उससे पहले वो लगातार वहां पर सक्रिय थी। वो जा रही थी हर जगह, जहां जहां पर महिला अत्याचार का मामला सामने आता था वो धरने पर बैठ जाती थी, हिरासत में उनको ले लिया जाता था। देखिए, राजस्थान के अंदर वो क्यों नहीं आई वो तो उनका एक निजी मामला है, लेकिन उनको आना चाहिए था। और अगर वो आती तो निश्चित रूप से महिलाओं का जितना अपनी बच्चियां हैं, जो भी यहाँ इंसिडेंट्स हुए हैं, उनको निश्चित रूप से एक बल मिलता। लेकिन वो नहीं आए। वो निश्चित रूप से चाह रहे होंगे कि यहाँ राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं आए, अशोक गहलोत साहब दोबारा सीएम नहीं बने, क्योंकि यहाँ उनको पता है कि बहुत बड़ी लड़ाई है। अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई है। उस लड़ाई का खामियाजा निश्चित रूप से कांग्रेस को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है। तो वो लड़ाई को कब तक यहाँ सलटाएंगे? तो इसलिए क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अंदरूनी तौर के ऊपर, राजनीतिक तौर के ऊपर, जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी ये चाहता है कि हम काहे को पचड़े में पांव रखें वहाँ जाकर के। दोबारा से इस तरह की कोई बातचीत होगी तो दोबारा हम लोगों को समझौता कराना पड़ेगा, दोबारा से दिल्ली दरबार के अंदर इन लोगों को हाजिरी लगानी पड़ेगी। तो इसलिए पचड़े से दूर रहे, राजस्थान की जनता से वो दूर रहे, राजस्थान के मुद्दों से वो दूर रहे। राजस्थान के जो बेसिक मुद्दे थे, महिलाओं के जो मुद्दे थे, उसके अंदर प्रियंका गांधी जी दूर रही, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। ठीक है,
कानून व्यवस्था भी अपने आप में एक बड़ा सवाल था, उसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। मुकेश इंदौरिया जी, चूंकि आप एक उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, तो ऐसे में कानून व्यवस्था के लिहाज से आप कितना समझते हैं कि कांग्रेस सरकार पर जो निशाना साधा गया या बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए या जनता के बीच जो मुद्दे बना कानून व्यवस्था का, अपराधों का, वो कितना कारगर रहा कांग्रेस के सरकार को उखाड़ फेंकने में बीजेपी के लिहाज से? देखिए, आम जनता कानून को लेके बहुत त्रस्त थी। 5 साल तक राजस्थान प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नाम की चीज़ दिखी नहीं। जिस तरीके की घटनाएं व्यापारियों के साथ में, आम आदमी के साथ में, हमारी माताओं बहनों के साथ में हो रही थी, बलात्कार की घटनाएं दिन पर दिन होती जा रही थी, महंतों के साथ घटनाएं घट रही थी, तो कहीं न कहीं राजस्थान प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था को लेकर इतनी डरी हुई थी कि घर से निकलते हुए भी डर लगता था व्यापारी को या उसकी बच्ची को या माता बहनों को कि कहीं उनके साथ में भी इस तरह की कोई घटना नहीं घटित हो जाए। तो कानून व्यवस्था को लेकर मैं कांग्रेस सरकार को तो पूरी तरीके से कटघरे में लूँगा कि वो फेलियर रही है, और उसका बहुत असर जनता ने वोट के माध्यम से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किया। इसमें एक बड़ा पॉइंट ये भी रहा होगा कांग्रेस पार्टी को हराने में, क्योंकि आप देखिए बीजेपी विपक्ष की भूमिका काफी अच्छी निभाती हुई दिखाई दी। जैसे सचिवालय का घेराव करना हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, महिलाओं को लेकर मुद्दा हो, तुष्टीकरण को लेकर मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के जो बीजेपी पार्टी है वो लगातार भारी संख्या में पदाधिकारियों के साथ, चाहे सीपी जोशी के नेतृत्व में भारी जनसंख्या में पहुंचे थे, सचिवालय का घेराव करने पहुंचे थे और लगातार सड़कों पर दिखाई दी थी। यानी 5 सालों में आप देखिए दीपक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर ही लगातार दिखाई दी है जब तक हमने देखा। देखिए, मैं बिल्कुल, और एक कानून व्यवस्था के लिहाज से जो बीजेपी है वो मतलब सचिवालय का घेराव करने पहुंची, और उसी के अंदर शायद मुझे जहां तक जानकारी सीपी जोशी के पीएसओ हुआ करते थे या किसी नेता के पीएसओ की पिस्टल चोरी हो गई थी। बिल्कुल 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 सही। देखिए, मैं एक चीज निवेदन करूंगा, जितना सीपी जोशी साहब के आने के बाद में जो राजस्थान में बदलाव आया है, पहले वो क्या नाम से पूनिया जी रहे हैं यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष, जो हार गए हैं, शायद उनको हार का सामना करना पड़ता है, तो बहुत सारे कारण ऐसे रहे पूनिया जी के जिसके कारण वो हारे हैं। सीपी जोशी साहब के आने के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी में बदलाव आया है और जिस तरीके से आंदोलनकारी मोड के अंदर जिस तरीके से कार्यकर्ता जोश में आए, पूरी बीजेपी जोश में आई, और जिस तरीके से मुद्दे उन्होंने पूरे 4.5 साल के अंदर जो भी हुए, उन सब मुद्दों को जिस तरीके से लेकर के पूरे राजस्थान में जिस तरीके से आंदोलन हुआ, वो बिल्कुल काबिले तारीफ था, और उसी की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में सरकार बना रही है। चलिए, इसी पर मैं आपका एक कमेंट लेना चाहूंगी, जहां पर रामलाल शर्मा को एकदम मुंह की खानी पड़ी है। आखिर क्यों उनको हार का सामना करना पड़ा? काफी अच्छे प्रवक्ता हैं बीजेपी की ओर से, चोबू में उनका लगातार दबदबा देखने को मिला है, काफी अच्छी बढ़त भी उनकी है लोगों के बीच में, जनता के बीच में। इस बार कैसे वो पीछे रह गए? मैडम, मैं इसमें आपको फिर कहना चाहूँगा कि जब तक आप जनता के बीच में रहेंगे और जनता से घमंड नहीं करेंगे, शादी ब्याह में जाना, किसी के यहाँ जाना, और उसके बाद में प्रॉपर रूप से आपकी बातचीत और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आज का वोटर, आज की जनता बहुत समझ चुकी है कि आपने जिसको चुनकर के विधानसभा में भेजा है, चाहे वो मंत्री बने चाहे वो नहीं बने, ये मेरा नहीं है, पूरे जनता का, जो हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, वो चीज़ निकल के आई है कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो उनके लिए काम करे, जो जनता के लिए काम करे, उनके मुद्दों के लिए काम करे, और दूसरी सबसे बड़ी चीज उसका बॉडी लैंग्वेज हमेशा जमीनी स्तर का रहना चाहिए, तब तो आप सरवाइव कर पाओगे। आज जो भी ये लोग हारे हैं और जिस तरीके से बीजेपी के लोग हारे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के लोग हारे हैं, उनसे खुद से पूछिए कि उन्होंने 5 साल के अंदर राजस्थान की जनता के लिए जो आपके द्वार पे गई है, आपने क्या किया है? आपने 2-2 घंटे उनको इंतजार कराया है, फोन करता है, फोन तक नहीं उठाते हो। तो ये जनता क्या है कि समय आने पे जवाब देती है उन चीज़ों का, उस समय कुछ नहीं कहती, उस समय तो हाथ जोड़ के आपके पास से चली जाती है, लेकिन जब समय आता है वो वोट के माध्यम से आपको चोट पहुंचाती है कि आपने उस समय ऐसा किया था इसलिए हमने ऐसा किया। ममता भूपेश के साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रताप जी के साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चुनाव के अंदर हारे हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का स्टाइल, उस समय तो वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते हैं, जिस समय जीत के विधानसभा में पहुंच जाते हैं, तो समय आने पे जनता उनको मुखी दिखाती है और वो दिखाना पड़ा। ऐसे बीजेपी के लोग भी हारे हैं, ऐसे कांग्रेस के लोग भी हारे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग ज्यादा हारे हैं
छवि एक आंकड़ा है 25 में से करीब करीब 17 मंत्री चुनाव हार Exactly. चुके हैं। हालांकि कुछ आंकड़ा और तस्वीर जो है थोड़ी देर में और साफ हो जाएगी, लेकिन 25 में से 17 मंत्री चुनाव अजय हार फोन चुके तक हैं। नहीं उठाते थे काम के लिए, आप फोन करो तो फोन इसी तक नहीं बीच उठाना। एक अपडेट और आपको बता दूं, मध्य प्रदेश राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका एक ट्वीट भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। विचारधारा की लड़ाई जारी रहने वाली है, यानी कि जारी रहेगी। तेलंगाना के लोगों को मेरा बहुत धन्यवाद। प्रजालूत तेलंगाना बनाने का वादा हम जरूर पूरा करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। चलिए, ये बात तो अच्छी है, उन्होंने ईवीएम पे तो कम से कम ठीकरा नहीं फोड़ा, अदरवाइज वो ये बोल दिया कि ईवीएम को शायद हैक कर लिया गया और है। इससे पहले दिन में एआईसीसी जैसे ही आंकड़े सामने आने लगे थे, कांग्रेस पार्टी पीछे धकेलती हुई दिखाई दे रही थी, तो ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए थे। वहां कांग्रेस जहां पार्टी वो जीतते हैं वहां पे ईवीएम की मशीनें बिल्कुल ठीक रहती हैं, और जिन राज्यों में वो हारते हैं वहां पे ईवीएम की मशीनों में उनको गड़बड़ी नजर आने लग जाती है। ये उनका पुराना इतिहास रहा है। ठीक है, इन सब के बीच में एक चर्चा अब लगातार उठ रही है। अरुण सिंह जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, छवि, उनसे भी सवाल पूछा गया था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, विधायकों की राय ली जाएगी और उसके बाद में संसदीय बोर्ड ये जो बातें हैं वो तय करेगा। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। बीजेपी से विचारधारा से तो दोनों ही ताल्लुक रखते हैं, एक बीजेपी में व्यापार प्रकोष्ठ में भी हैं और दूसरे विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। इनसे एक बार टटोल लिया जाए इनका मन कि आखिर कैसा राजस्थान का मुख्यमंत्री होना चाहिए। विजय जी, देखिए, राजस्थान का मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो राजस्थान के जनता के मुद्दों को लेकर के और अपनी मंत्रिमंडल को बिल्कुल जमीनी स्तर के ऊपर कार्य कर सके, और राजस्थान के जो विकास की बात है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का काम हो, चाहे वो चिकित्सा का काम हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे वो सड़क संबंधी बात हो, चाहे वो पानी से संबंधित बात हो, चाहे वो किसानों से संबंधित बात हो, चाहे वो युवा बेरोजगार साथियों से संबंधित बात हो, ऐसे सैकड़ों जो चीज़ें हैं वो उनको राजस्थान में करनी पड़ेगी। राजस्थान का जो भी सीएम होगा उसको, उसके लिए ये साल 1.5 साल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड है, क्योंकि सबसे पहले तो गहलोत साहब ने जो बिखेरा कराया, जो वो बिखेर गए ना, उसको समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। जिस तरीके से यहाँ पैसे का जो भी अभी अनुमानित जो लगाया जा रहा है, हज़ारों करोड़ों रुपए का यहाँ पे अनुदान उन्होंने दे रखा है, जिस तरीके से राजस्थान की जनता के ऊपर भार है, तो सबसे पहले तो साल 1.5 साल तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग पीरियड रहेगा। और उसी समय के दौरान जो भी इंसिडेंट्स यहाँ हो रहे हैं, भविष्य में वो नहीं हो, इस तरीके की बातें नहीं हो, राजस्थान विकास करे, हर वर्ग को उसका लाभ मिले, हर समाज, हर वर्ग जो है उन्नति की ओर अग्रसर हो, ऐसे सैकड़ों चीज़ें राजस्थान के सीएम को करनी पड़ेगी। और जहाँ तक मेरा अनुमानित है, राजस्थान के अंदर सीएम वही बनेगा जो आदमी लो के चने चबाने के बरोबर कार्य कर सके। उसको 5 साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले 2024 के अंदर चुनाव है दोबारा से। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। दोबारा से आपको चुनावी मोड में रहना पड़ेगा साल भर, जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं होंगे। और उसके बाद में फिर आपको राजस्थान के मुद्दे जो हैं, राजस्थान के विकास की बात को लेकर के, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन सबको साथ लेकर के आपको चलना पड़ेगा। तो एक चैलेंजिंग टाइम है ये, साल 1.5 साल का बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग समय है। इसको कौन सर्वाइव कर पाएगा, इसको कौन कर पाएगा, वो देश का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन इस बार के चुनावों में ये देखने को मिला है कि बिना सीएम के चेहरे पर राजस्थान में चुनाव लड़े गए हैं। अब क्योंकि देखिए जीत भी हासिल कर ली गई है, क्योंकि इतना समय तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया, तो अब आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा। कई सारों के नाम भी इसमें शामिल हो रहे हैं, कई इस लिस्ट में भी भागा दौड़ी में आगे पीछे दिखाई दे रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री होंगे। तो देखिए इतना सस्पेंस हो चुका है दीपक, तो लगता नहीं होगा कि क्या वो पुराने चेहरे को वापस रिपीट किया जाएगा, कोई नया केंद्रीय नेतृत्व उतारेगा चेहरा। देखिए अभी बीजेपी में जिस तरीके से छवि बीते 5 साल में कुछ स्थितियां देखने को मिली है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई एक पुराना परिपाटी को यहाँ पर कायम रखेगी, लेकिन कुछ जो भी होगा वो बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। लगातार हमारे जो तमाम वरिष्ठ सहयोगी भी कह रहे थे कि इस बार फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पार्टी की तरफ से तमाम चीजें तय है और अब वो एक तरीके से औपचारिकता ही होंगी। और इसी बीच में रवि सिंह हमारे संवाददाता कोटा से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। रवि, क्या कुछ नई जानकारी के साथ आप जुड़ना चाहेंगे? जी दीपक, बिल्कुल बता दें कि आज कोटा जिले की 6 विधानसभा पर चुनाव है, मतदान हुआ। उसके बाद यहाँ पर 4 बीजेपी जी दीपक, बिल्कुल बता दें कि कोटा जिले की 6 विधानसभा पर आज मतदान हुआ, जिसके बाद 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल करी है, 2 पर कांग्रेस ने हासिल की है। कांग्रेस से कोटा उत्तर की सीट एक हॉट सीट मानी जा रही थी, जिसको लेकर लगातार जो सांसद थी बीजेपी कहे, प्रत्याशी कहे, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी यूडीएफ मंत्री शांति धारीवाल की,
लगातार कभी शांति धारीवाल आगे हुए तो कभी प्रहलाद गुंजल आगे हुए। शांति धारीवाल लास्ट तक के मतदान केंद्र पर भी नहीं पहुंचे थे। जब उन्हें लगा कि अब जीत है, उसके बाद लास्ट में शांति धारीवाल मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं। लेकिन जो शांति धारीवाल की बात मानी जाए तो शांति धारीवाल का कहना था कि उनका मानना था कि जीत का अंतर काफी रहेगा, लेकिन जो शांति धारीवाल का जो जीत का अंतर रहा वो काफी कम रहा है। सिर्फ शांति धारीवाल 2000 से ज्यादा कुछ मतों से विजय प्राप्त की उन्होंने। शांति धारीवाल का कहना, इसके साथ ही जो प्रहलाद गुंजल है उनका कहना था कि भ्रष्टाचार के विरोध उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भ्रष्टाचार के विरोध में पूरी तरीके से नहीं समझ पाई और जनता का भरोसा उनका साफ तौर पर कहना था। इसके साथ ही बात कर ली जाए लाडपुरा सीट की, तो लाडपुरा सीट पर भी लगातार जिस तरह बीजेपी हमेशा जीत दर्ज कराती आई है, इस बार भी वही हुआ कि बीजेपी ने लाडपुरा सीट जीत दर्ज की है। वहां से कल्पना देवी जो विधायक है उन्होंने वापस जीत दर्ज कराई है। कोटा जिले की बात कर ली जाए तो कोटा जिले में सबसे ज्यादा जो जीत दर्ज कराई है वो विधायक कल्पना देवी ने ही कराई है। 30,000 ज्यादा वोटों से कल्पना देवी जीती है। लगातार यहाँ पर एक परिवार है नईमुद्दीन गुड्डू का, लगातार यहाँ से टिकट दिया जाता है। लगातार 3 बार 4 बार से यहाँ से जो नईमुद्दीन का जो परिवार है वो चुनाव लड़ता है और लगातार हारता जाता है। बात कर ली जाए कोटा दक्षिण की, तो वो कोटा दक्षिण बीजेपी का ही गढ़ माना जा रहा है। बीजेपी का गढ़ में फिर आज बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है और कहा जा सकता है यहाँ से लगातार पहले ओम बिरला जीत दर्ज कराते हैं, जिसके बाद जो लोकसभा का चुनाव लड़े ओम बिरला, उसके बाद यहाँ पर संदीप शर्मा लड़ रहे। तीसरी बार वापस संदीप शर्मा ने जीत दर्ज कराई है। ठीक है रवि, यदि ये बातें तो आपने कोटा शहर की कर दी, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, इन तमाम जगहों की तस्वीर आपने बता दी। कल्पना देवी ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है। संदीप शर्मा जो कि ओम बिरला की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे लगातार और जीत दर्ज करते हुए आ रहे हैं। प्रहलाद गुंजल चुनाव इस बार भी हार गए, 2018 का चुनाव भी उन्होंने हारा था, 2013 का चुनाव वो भले ही जीत गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि शांति धारीवाल के वोटों का अंतर यहां पर छवि बहुत कम रहा है। विकास पुरुष की एक नई परिभाषा उन्होंने खुद को लेकर गढ़ी है, उनके समर्थकों ने गढ़ी कोटा के अंदर। बावजूद इसके उनका ये जो स्लोगन था वो काम नहीं आया। कोटा रिवर फ्रंट जैसी तमाम जो सौगातें वहां पर जनता को दी, विकास के नए आयाम स्थापित किए, बावजूद इसके जनता ने उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा है। देखिए हर तरफ बस जश्न का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक तरह से देखिए जीत हासिल करती हुई दिखाई दी है। जो एग्जिट पोल समाचार प्लस ने आंकड़े दिखाए थे वो लगभग अब सामने साफ भी हो चुके हैं और तस्वीरें भी साफ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच में देखिए राजभवन से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजभवन की ये तस्वीरें हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचेंगे और देखिए इस्तीफा देने के लिए वो अपने मुख्यमंत्री पद से पहुंचेंगे राजभवन। और चूंकि दीपक आप देखिए कल उन्होंने मुलाकात भी की थी राज्यपाल कलराज मिश्र से, लेकिन अब देखिए आज पहुंचेंगे कुछ ही देर में राजभवन, जहां पर मुलाकात भी करेंगे और जहां दिन में कही थी बात जो सामने आई थी इस्तीफा देने के लिए, तो अब राजभवन बस कुछ ही देर में तस्वीरें सामने आ जाएंगी। देरी जरूर हो रही है, जो वक्त मुकर्रर किया गया था, तय किया गया, तो उससे देरी वक्त में हो रही है यहाँ पर। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ देर में राजभवन पहुंचने वाले हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलकर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। ये अमूमन देखिए छवि परिपाटी रही है, रवायत रही है, परंपरा रही है कि जब भी जनादेश विपरीत जाता है सत्ताधारी दल के, तो उसके बाद में राज्यपाल के पास में मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, खुद के कैबिनेट का इस्तीफा यहाँ पर सौंपा जाता है। और कुछ ऐसी रवायत परंपरा परिपाटी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब निभाने के लिए कुछ देर में राजभवन पहुंच जाएंगे। लेकिन 5 साल में जो भी सरकार में उन्होंने काम किए उसका लगातार वो जिक्र करते रहे। उन्होंने ये भी दावा किया था कि 156 के करीब सीटें इस बार हम जीत रहे हैं, राजस्थान में राज नहीं बल्कि रिवाज बदलेगा। लेकिन जनता ने उन तमाम बातों को सिरे से नकार दिया, दावों को सिरे से नकार दिया, उनके बयानों को सिरे से नकार दिया और राजस्थान में राज भी बदला है, राज ही बदला है, रिवाज माफ कीजिएगा, राज भी बदल गया और रिवाज भी यहाँ पर कायम रहा है। और हमारे साथ में 2 खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार वापस से छवि उनका रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, अब क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी जो मजबूत सीट है सरदारपुरा, वहां से तो जीत गए, विधायक के रूप में रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी वो नहीं बचा पाए। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, विपक्ष मजबूत स्थिति में है थोड़ा बहुत, जिस हिसाब से उनकी सीट्स आई हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि कोई भी सरकार कहीं पे भी बने, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, तो विपक्ष ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, जिससे क्या है कि वापस ऐसे मुद्दे होंगे, वापस कई सारी चीज़ें ऐसी होगी जो कि कोई गलती करेगा, उनके माध्यम से वो चीज़ें जानी चाहिए, सरकार तक वो बात पहुंचनी चाहिए। तो विपक्ष एक मजबूत स्थिति में, इसमें कोई दौराई नहीं है कहने के लिए। ये जरूर है कि पूर्ण तरीके से समर्थन और पूर्ण तरीके से सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है, तो निश्चित रूप से गहलोत साहब विपक्ष में बैठेंगे और
विपक्ष और पक्ष, ये तो सब राजनीति का दो पहलू है, सिक्के के दो पहलू हैं। आज वो सत्ता में बैठे थे, कल वो सत्ता में बैठेंगे। सीएम कल वो थे, कल कोई हो सकता है कि दूसरा बन जाए। तो ये तो सब राजनीतिक सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए और ये राजनीति में सब चलता है। ठीक है, कौशल जैन हमारे साथ में हमारे अजमेर से संवाददाता जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं, अजमेर की सीटों का हाल उनसे जान लेते हैं। कौशल, अजमेर में कई तरीके की चर्चाएं, कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण को लेकर, पुष्कर को लेकर, लेकिन जनता ने उन तमाम कयासों को, तमाम दूसरी बातों को सिरे से नकार दिया और एक बार फिर से बीजेपी का जो परचम है वो यहाँ पर लहरा दिया है। और बड़ी बात यह है, दो और सीटों का जिक्र मैं यहाँ पर आपके करना चाहूंगा और मसूदा का हाल भी आपसे जानना चाहूंगा कि वहां कुछ स्थिति रही है। केकड़ी से रघु शर्मा चुनाव हार चुके हैं, शत्रुघ्न गौतम किस्मत के धनी माने जाएंगे। 2013 में पहली बार टिकट मिला, चुनाव जीत गए, संसदीय सचिव बन गए। उसके बाद में 2018 में टिकट कटा, 2023 में टिकट मिला और इस बार जीत दर्ज कर लिया है। किशनगढ़ में विकास चौधरी बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं जीत पाए थे 2018 में, संघ की पृष्ठभूमि भी उनकी थी, बावजूद इसके इस बार टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर चुनावी मैदान में कांग्रेस के टिकट पर चले गए थे भागीरथ चौधरी के सामने और इस बार चुनाव में जीत दर्ज उन्होंने भी कर ली है। जी देखिए, निश्चित रूप से अजमेर में जिस तरह का चुनाव का जो परिणाम आया वो निश्चित रूप से कहें कि अप्रत्याशित और बिल्कुल चौंकाने वाला था, वही स्थिति रही। अब देखें तो अभी आप पीछे की तरफ देखें तो मेरे कैमरे से मैं दिखाना चाहूंगा, तो अभी इस जगह ये नसीराबाद का जो मतगणना केंद्र है वहां पर हम लोग मौजूद हैं और अभी यहाँ पर एक जो जीत और हार का पेच है वो दोनों के बीच में फंसा हुआ है। यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी शिव प्रकाश गुर्जर वो लगातार यहाँ पर रिकाउंटिंग की बात कर चुके हैं, जबकि रामस्वरूप लांबा जो बीजेपी के वो यहाँ से पहली बार विन हो चुके थे। लगभग यही स्थिति किशनगढ़ के अंदर भी देखी गई, जहाँ निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश नाथ ने लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी को टक्कर दी। तो यही स्थिति यहाँ पर देखी गई, आपके मसूदा के अंदर भी देखी गई। वहां पर भी वाजिद जीता, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो भी टक्कर में रहे, लेकिन बाद में बीजेपी ने अपनी वहां से जीत दर्ज कराई। हम बात करें अजमेर उत्तर की, तो अजमेर उत्तर में अप्रत्याशित जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की रही, वासुदेव देवनानी के रूप में। यहाँ पर जो बीजेपी के बागी थे ज्ञान सरस्वत, उन्होंने बहुत अच्छे 23,000 के लगभग वोट लिए, उसके बावजूद भी बीजेपी यहाँ से जीत दर्ज कर की बात करें तो अजमेर दक्षिण से भी भारतीय जनता पार्टी की अनीता बघेल ने जीत दर्ज कराई। हालांकि जीत का आंकड़ा 4,500 वोट के आसपास का रहा, लेकिन जीत आखिर जीत ही होती है। कुल लबलवाब देखें तो कुल मिला के अजमेर के अंदर इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा है, कमल लहराया है। यहाँ पर एक सीट इस बार सिर्फ कांग्रेस किशनगढ़ के रूप में ले पाई है, जबकि पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस 2 सीटों पे थी और बाकी सभी सीटों पे भाजपा की एक निर्दलीय प्रत्याशी किशनगढ़ से थे। लेकिन इस बार देखें तो 7 और 1 का जो आंकड़ा है वो यहाँ पे दिखाई दिया। 7 सीटों पे भाजपा काबिज हुई है, तो वही 1 सीट पर जो है कांग्रेस ने किशनगढ़ के अंदर जीत दर्ज कराई है। कौशल, किशनगढ़ का जिक्र करना चाहें, मार्बल सिटी का, कौशल मार्बल नगरी किशनगढ़ का जिक्र करना चाहें तो देखिए बेहद दिलचस्प और रोचक मुकाबला वहां पर था। पिछले चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिला था सुरेश नाग को, तो वो बागी हो गए थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था, बीजेपी के बागी होकर चुनाव जीत गए थे। इस बार की बात करें तो विकास चौधरी को टिकट नहीं मिला, बीजेपी के ही बागी थे, कांग्रेस में जाकर चुनाव लड़ लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की पृष्ठभूमि वाले लोग ही थे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा या कांग्रेस में जाकर चुनाव लड़ा। लगता है कौशल से संपर्क हमारा टूट चुका है, वापस से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन अजमेर भी यहां पर बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आई है। अजमेर की तमाम सीटों पर महज 1 सीट कांग्रेस को यहां पर मिल पाई है, बाकी पर बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। बिल्कुल दीपक, क्योंकि आप देखिए कि कई सारे, देखिए हमारे राजस्थान में कई ऐसे संभाग है जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना खाता ही नहीं खोल पाई है। देखिए बीकानेर की बात करें तो देखिए तमाम जो प्रदेश के मंत्री थे वो धड़ाम से बिल्कुल नीचे आते हुए दिखाई दिए। एकदम से सभी जो मंत्री थे एकाएक करके हार का सामना उनको देखने को मिल चुका है अब इस बार के चुनाव में। काफी चौंकाने वाली बात है और इस पर मतलब ये आत्ममंथन का समय कांग्रेस के लिहाज से भी हो जाता है, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि राजस्थान के 25 मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो, वो तमाम लोग चुनाव लड़ते हैं। और इसके अलावा देखिए आप जोगेंद्र रवाना का जिक्र भी आप कर लीजिए, उनको भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ था। तो ऐसे में बहुत सारे दूसरे लोग जिनको राज्य मंत्री स्तर तक का दर्जा दिया हुआ था, 25 मंत्री थे, 25 में से 17 मंत्री चुनाव हार जाते हैं।
तो ऐसे में बहुत आत्मंथन का ये सब्जेक्ट हो जाता है, आत्मंथन का विषय हो जाता है कि इनको यहाँ पर चिंतन और होना ऐसा भी चाहिए। हमने देखा गया कि जैसे अंशुमान सिंह भाटी हो गए, काफी युवा नेता के तौर पर देखे गए थे, उतारे गए थे, लेकिन उन्होंने देखिए किस तरह से बड़े कद्दावर कांग्रेस पार्टी के मंत्री को हरा दिया। तो ये काफी चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। शिक्षा मंत्री बीटी कल्ला खुद हार चुके हैं, जेठानंद व्यास जीत चुके हैं। तो एक प्रकार से बीकानेर में जहां पर खाता इस बार कांग्रेस पार्टी खोल सकती थी लेकिन नहीं खोल पाई, काफी कद्दावर इस बार मंत्रियों के एकाएक देखिए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह हार चुके हैं। तो ये कहां पर कौन सा ऐसा देखिए कौन सी कोई कमी रह गई या किस कदर जो सबसे बड़ा अमूमन तो भ्रष्टाचार को लेकर कहें और पेपर लीक को कहें, यही ये मुद्दे हैं तो सबसे ज्यादा बिल्कुल काम नहीं हुए हैं। मंत्रियों का हारना इसका मतलब साफ है कि जो सुशासन या जो कमिटमेंट है वो जनता तक वो वापस डिलीवर नहीं कर पाए हैं, काम नहीं बोला है। इसी का मतलब साफ साफ है कि जनता ने उनको नए सिरे से नकार दिया है। वो फेलियर रहे हैं 5 साल में, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख भोगा है और धरातल पे कुछ काम नहीं दिखा है। इसी का मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। दीपक, आपको याद होगा कि भरतपुर में किस प्रकार से सड़कों में यहाँ पर जो है मतलब किस प्रकार से जो यूं कहें कि गफला किया गया था, क्योंकि सड़कों को लेकर सड़कें जब पक्की बनाई जा रही थी उसको लेकर कहा गया था कि यहाँ पर तो सड़कें काफी 1 महीने में टूटी हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दूसरी ओर आप देखिए शिक्षा को लेकर दबंगई सबसे ज्यादा भरतपुर में देखी गई थी।